Hi students, this is Sir Rajesh Jemlani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jemlani. Today our topic is theory of ionization. तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पहली बात ये है कि स्वीडिश केमिस्ट सेंट ऑगस्ट आरीनियस इन 1880। देखिए ये डेट जो है थोड़ी डिफरेंट है, डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट दिखाई देगी। कोई 87 लिखता है 1887, कोई इसको जो है 85 लिखता है, कोई 87 लिखता है। ठीक है, तो हमें डेट से कोई इशू नहीं है, हमें टॉपिक समझनी है। तो स्वीडिश केमिस्ट सेंट ऑगस्ट आरीनियस in 1880 according to our textbook proposed this theory in order to explain मतलब क्या था इस थ्योरी का कि why electrolytic solutions behave different than non-electrolytic solution। कि इस थ्योरी का जो प्रपोज करने का आरीनियस का मतलब था, एम ये था कि why solutions of electrolytes behave different than non-electrolytes। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल इसने बताया कि क्यों जो है वो थ्योरी जो है वो क्यों इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशंस डिफरेंट बिहेव करती है एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम कंडक्टिविटी की बात कर लें, ठीक है, तो नंबर पहली पॉइंट में ये कह रहा है, थ्योरी की बेसिस बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो उसकी सॉल्यूशन कंडक्टिविटी शो करती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट कैरी करती है और वो इलेक्ट्रिक करंट उससे पास हो सकता है। अगर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन होगी तो वहाँ से करंट पास नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1m क्या है, 1m NaCl है और 1m आपके पास जो है क्या कहते हैं बेंजीन सॉल्यूशन है, ठीक है, C6H6। ये सॉल्यूशन जो है ये कंडक्टिविटी शो करेगी और ये जो है वो बैड कंडक्टर होगी। रीज़न इज़ द सिंपल कि ये आपका जो है इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी सॉल्यूशन जो 1 मोलर सॉल्यूशन है यानी इसका 1 मोल जब हम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो कंडक्टिविटी शो करेगी। जब 1 मोल बेंजीन का हम जो है पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये पानी में आयनाइज नहीं होगा, बेंजीन बीइंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी सॉल्यूशन जो है बैड कंडक्टर होगी। सेकंड पॉइंट की बात ये है कि द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस शो मार्क्ड अ रिमार्केबल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। कि जो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन होती है उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड ना करें। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ वेरी विथ द नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो जितने पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो प्रॉपर्टीज़ में चेंज और वेरिएशन भी ज़्यादा होगी। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन है उसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में चेंज और वेरिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें ज़्यादा चेंज आती है? नंबर पहला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ज़ाहिर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो सॉल्यूट होगा और उसको आप पानी में डिसॉल्व करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। उसमें कह रहा है कि जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करेंगे पानी में तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगी और उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी जो है कम हो जाएगा और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है इनका मैग्नीट्यूड, ये सारी प्रॉपर्टीज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, दीज प्रॉपर्टीज और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आरीनियस कह रहा है कि इन जो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन होगी उनमें ये प्रॉपर्टीज़ कुछ ज़्यादा चेंज होती हैं एज कंपेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी बात करें, कंडक्टिविटी है और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देखें पहले वाटर में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड था। अब NaCl ऐड करने से एक सोडियम आयन होगा, पॉजिटिव आयन, और ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? वाटर के साथ। क्लोराइड आयन होगा, ठीक है, ये किसके साथ चिपकेगा? वाटर के साथ। यहाँ पे जो फोर्स थी वो 2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान थी, बीच में थी। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स है आयन और डायपोल के दरमियान है, तो ये फोर्स जो है वो स्ट्रांगर है। तो जितने सोडियम क्लोराइड हम ज़्यादा डिसॉल्व करेंगे पानी में
तो उतनी स्ट्रांग फोर्स जो है डेवलप होगी। एंड रिमेंबर दैट बॉइलिंग पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। तो सोडियम क्लोराइड ऐड करने से क्या हुआ कि इसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है या इंटर आयोनिक फोर्स है वो इंक्रीज हो गई, उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज हम डिटेल में सेपरेटली डील करेंगे। तो यहाँ पे आर्यनियस बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो ज़्यादा चेंज होती हैं एज कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तीसरी बात ये कर रहा है कि जितनी डेविएशन ज़्यादा होगी, मतलब जितना हम इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा ऐड करेंगे सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में, ठीक है, तो उतना जो है डेविएशन जो है प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा होगी, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल बात है कि कंडक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट बढ़ती जाएगी तो नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो उससे क्या होगा कि कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये बेसिस बनाया अगस्ट आर्यनियस ने कि इस बेसिस पे जो है इसने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं, एंड इट डील्स विद द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो हम अभी आगे बढ़ते हैं द पोस्टुलेट्स ऑफ आर्यनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। सो हियर द पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है, पहला पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आइंस। अब आप हमें पता है कि आइन कुड बी पॉजिटिव एंड आइन कुड बी नेगेटिव। तो आइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव आइन को हम कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव आइन को एनाइन कहेंगे। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, से HCl है, तो HCl अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो ये दो चीज़ों का बना होता है, एक पॉजिटिव आइन और दूसरा नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन कह रहा है कि इसकी सब पॉइंट है कि द पॉजिटिव आइंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम और ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन और मेटल्स। कि हमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, पहली बात क्या है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड आइंस। वन शुड बी पॉजिटिव आइन एंड अदर शुड बी नेगेटिव आइन। वो जो पॉजिटिव पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट का, वो कह रहा है कि उसमें पॉजिटिव पार्ट में या तो वो हमें हाइड्रोजन से मिलेगा या मेटल से मिलेगा, वाइल जो नेगेटिव पार्ट है वो हमें नॉन मेटल से मिलेगा। चले इसको भी देखते हैं नीचे एग्जांपल में। फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ चार्जेस, यानी इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। कह रहा है कि ये जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, द नंबर ऑफ चार्जेस कैरिड बाय आयन इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी है, उस हिसाब से उनके ऊपर चार्जेस होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो 1 प्लस होगा, क्लोरीन की -1 है तो 1 माइनस होगा। इसी तरह से ये जो सल्फेट ग्रुप है इसमें पूरे रेडिकल की जो वैलेंसी वो -2 है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि जो एलिमेंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितनी है वही उसकी वैलेंसी होगी। तो इसमें तीन बातें थी, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आइंस, और आइंस जो है दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कह रहा है कि पॉजिटिव आइन हमें हाइड्रोजन से या किससे मिलेंगे, मेटल से मिलेंगे, और जो नेगेटिव आइन है वो हमें नॉन मेटल से मिलेंगे। यहाँ पे देखें ये HCl है, HCl को अगर पानी में डिजोल्व करेंगे आयनाइज होगा। ये जो पॉजिटिव आइन है हमें कहाँ से मिला, हाइड्रोजन से। नेगेटिव आइन कहाँ से मिला, नॉन मेटल से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल। तो यही बात कर रहा है कि जो पॉजिटिव आइन है वो या हाइड्रोजन देगा या मेटल देंगे। नीचे एग्जांपल में आए KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड। इसको हमने पानी में डिजोल्व किया, हाइड्रोजन एक्वस, पोटाशियम एक्वस, ब्रोमाइड आइन एक्वस। अब ये देखें पोटाशियम है, पोटाशियम क्या है, मेटल। तो हमें पॉजिटिव आइन या हाइड्रोजन से मिलेगा या मेटल से। तो हमें यहाँ पे इस HCl में जो पॉजिटिव आइन है वो हाइड्रोजन से मिला, KBr में जो पॉजिटिव आइन है वो पोटाशियम मेटल से मिला, और जो दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों नेगेटिव आइंस हैं, वो हमें कहाँ से मिले, नॉन मेटल से। तो यही बात है इसकी। जो सेकंड पॉइंट के अंदर सब पॉइंट है वो ये है कि द पॉजिटिव आइंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोजन मेटल्स वाइल नेगेटिव आइंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स। तीसरी ये थी कि इनकी जो चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, वो कितनी होगी, वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर कर रहे हैं,
अच्छा, पहले ये बात तो करेंगे, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टेन स्टेट आर इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। यानी ऐसा कंपाउंड जिसको हम पानी में डिजोल्व करें, उसकी एक्वस सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। से HCl है, HCl इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको हमने पानी में डिजोल्व किया, ये जो इसकी सोल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मौजूद हैं, अगर इस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हम इसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, अगर नहीं होती तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप शुगर डिजोल्व करेंगे पानी में तो वो मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होंगे, वो बैड कंडक्टर होगी, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकंड पॉइंट में बात कर रहा है, सेकंड पोस्टुलेट में। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन हो सकता है? इट कुड बी एसिड, इट कुड बी बेस और साल्ट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स acid, bases or salt dissociate into oppositely charged ions when dissolved in water। कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो टूट जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, एक पॉजिटिव आयन बनेगा उससे और दूसरा नेगेटिव आयन बनेगा। तो ये ये फर्स्ट पोस्टुलेट में भी यही था कि इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ होता है किसका? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का। पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे कैसे? जब उनको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे आर डिसोसिएटेड इनटू अपोजिटली चार्ज आयंस। एक पॉजिटिव आयन बनेगा, दूसरा नेगेटिव आयन। देखें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को हमने पानी में डिसॉल्व किया तो उससे 2 हाइड्रोजन आयन मिले और एक सल्फेट आयन मिला। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व किया, अगर पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे तो ये आयनाइज नहीं होंगे। ठीक है, आयनाइजेशन जो है वो पानी में होगी। ठीक है, तो ये एक सोडियम आयन मिला हमें और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन मिला। तो ये हो गया सेकंड पोस्टुलेट। सो द पोस्टुलेट नंबर 3 इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस must be equal so that the solution as a whole remains neutral। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, से हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं H2O में। ठीक है, ये आयनाइज होके कैल्शियम 2 प्लस 2 क्लोराइड आयन देगा। ठीक है, एक्वस यानी पानी में, एक्वस यानी पानी में। अब देखें, पॉजिटिव चार्जेस कितनी है? 2, नेगेटिव चार्जेस कितनी है? -1 इंटू 2 करेंगे तो 2। सो 2 जो है पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड 2 जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इस पोस्टुलेट का मतलब यही है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बी इक्वल सो दैट सॉल्यूशन एज अ होल इज न्यूट्रल। चलिए, चौथे नंबर में क्या है? फोर्थ नंबर में, द आयनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आयनाइजेशन कह रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब क्या हुआ? देखिए, ये आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया, ये आयनाइज हुआ। ठीक है, तो पानी में ये जो आयंस हैं ये मूव करते रहते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन और सल्फेट आयन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कोलाइड करे इन वाइल मूविंग, जब ये सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं। सल्फेट सल्फेट से करे। पहली पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कोलाइड करेगा तो जाहिर अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी। अच्छा, सल्फेट सल्फेट से करेगा फिर भी अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी। पर अगर हाइड्रोजन और सल्फेट एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये वापस रिकम्बाइन हो जाएं। तो जब ये रिकम्बाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे? वापस अनआयनाइज सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में ये कन्वर्ट होंगे, दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें? आयनाइज फॉर्म में। तो आयनाइजेशन जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेशन और अनआयनाइजेशन रिमेन कांस्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता तो ये आयनाइज होता रहेगा और आइंस कंबाइन होकर वापस अनआयनाइज सल्फ्यूरिक एसिड बनाते रहेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो पढ़ते हैं क्या है इसमें कि आयनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज आइंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आर फ्री टू मूव इन सोल्यूशन। कि आइंस जो है फ्रीली मूव करते हैं सोल्यूशन में। व्हेन अपोजिटली चार्ज आइंस, जब ये जो आइंस हैं अपोजिटली चार्ज आइंस, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइन, सल्फेट सल्फेट आइन, हाइड्रोजन सल्फेट आइन। तो पहले 2 केसेस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सल्फेट सल्फेट आइन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब हाइड्रोजन आइन सल्फेट आइन से कोलाइड करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो वापस इसमें आ जाएं। ठीक है, तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में आ जाएंगे।
When oppositely charged ions come close to each other, they may recombine to produce undissociated or unionized electrolyte. So इस तरह से जो आयनाइजेशन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और आपके आयंस रिकम्बाइन होके बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना आयनाइज हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, देखें इलेक्ट्रोलाइट्स के दो किस्म होते हैं, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, अगर 4 कैटेगरी भी हम कर सकते हैं कि वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ पे देखते हैं कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है यानी कितना जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होगा वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। कह रहा है कि जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, HCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl है तो KCl, ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स कंसीडर होते हैं। इसको हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी है कि ETC दे आयनाइज कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे वर्ड कंप्लीटली लिखा हुआ है पर ये 100% आयनाइज नहीं होते क्योंकि आयनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस का भी पूरा नहीं होता। क्यों कि फॉरवर्ड ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा तो ये रिएक्टेंट जो है वापस ये आयंस वापस रिकम्बाइन होकर बैकवर्ड में हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आयनाइजेशन होती है वो अराउंड 95% होती है। तो इनकी जो आयनाइजेशन है 90 to 95% वेरी करती है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। रिवर्सिबल रिएक्शन है पर हम वर्ड कंप्लीटली यूज़ करते हैं कि ये कंप्लीटली आयनाइज होंगे, ठीक है, पर होते नहीं है इन एक्चुअल सेंस। तो कह रहा है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, HCl, KOH, ETC आयनाइज कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब इनको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे ये अराउंड कंप्लीटली का मतलब ये है कि 90 to 95% ये आयनाइज होंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सिल्वर क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फराइड है, एसिटिक एसिड है। अब इसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है 1.4%, यहाँ पे था 90 to 95%, यहाँ पे 1.4%। इसकी जो है मेरे ख्याल में 0.17% है, इसका मुझे पता नहीं। तो देखें कि इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत कम है, इसी बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करेंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड करती है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कंप्लीटली आयनाइज होगा, अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो पार्शली आयनाइज होगा। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 2m यानी 2 मोलर सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड की, उसके हमने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। In 2 molar solution of acetic acid, out of 1000 molecules, only 4 will be ionized. Just 4 molecule ionized होंगे, 996 molecules unionized रहेंगे। So देखें यहाँ पे ये हो रहा था कि out of 100 90 to 95% आयनाइजेशन थी, यहाँ पे 1000 में जस्ट 4 आयनाइज हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 6, आयनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करके करंट पास करते हैं तो उससे आयनाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आयनाइज हो चुका होता है, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट पानी में डिसॉल्व हुआ है वो आयनाइज हुआ है तभी डिसॉल्व हुआ है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी आयनाइज होता है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने से फिर होता क्या है, कहते हैं कि आयनाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इट्स आइंस, जो इलेक्ट्रोलाइट के आइंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइन, they begin to migrate towards their respective electrodes where they give up their charges and become electrically neutral। कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन से पास करेंगे तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है या एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या होगा कि उसके जो आइंस हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो अपने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। आगे कह रहे कि पॉजिटिव आइंस
द पॉजिटिव आइंस मूव टूवर्ड्स आर अट्रैक्टेड बाय कैथोड एंड दे आर कॉल्ड केटाइंस। कह रहा है कि जो पॉजिटिव आइंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव आइंस पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होती है। तो पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन, पॉजिटिव आपके जो आइंस हैं और नेगेटिव कैथोड पे चार्ज है, तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कंबाइन होंगी तो इनकी चार्जेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो जब आइंस अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे तो वेयर दे गिव अप देयर चार्जेस, वो अपनी चार्जेस लूज करेंगे और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे, जो जैसा हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा था। तो द नेगेटिव आइंस आर अट्रैक्टेड बाय एनोड, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव आइंस जो एनाइंस हैं आपके उस पर नेगेटिव चार्ज होती है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन होंगे तो चार्ज जीरो हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव आइंस हैं और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होंगे तो चार्ज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो नेगेटिव आइंस एनोड पे जाके न्यूट्रल हो जाते हैं और आपके पॉजिटिव आइन जो है वो कहाँ पे, कैथोड पे जाके न्यूट्रल हो जाते हैं। 7 पॉइंट ये है, द डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन, अब इलेक्ट्रोलाइट कितना ज़्यादा कितनी एक्सटेंट में आयनाइज होगा और डिसोसिएट होगा, वो कह रहा है कि ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट 2 किस्म के हैं, कौन कौन से, स्ट्रांग और वीक। स्ट्रांग और वीक, हमें पता है कि ये जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, हमने पहले ही पास्टुलेट में हमें आर्नियस ने बताया कि ये कंप्लीटली जो है आयनाइज होंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पार्शली आयनाइज होंगे। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किस पे डिपेंड करेगी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या करेगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, और अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो पार्शली आयनाइज होगा। डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, अब देखिए हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, आयनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो अगर डिग्री ऑफ डाइल्यूशन हम जितनी ज़्यादा लगे, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन आयन है सॉल्यूशन में, यहाँ पे क्लोराइड आयन, बीच में क्या है, पानी है, बीच में क्या है, पानी है, ठीक है। एक ये कंडीशन है, दूसरी ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे आइंस थोड़े नज़दीक हैं, यहाँ पे आइंस जो हैं थोड़े ज़्यादा हैं, तो बीच में क्या होगा, पानी होगा, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये इसकी कंपैरिजन में थोड़ी सी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो देखें जितना आइंस के दरमियान में पानी ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा मतलब डाइल्यूशन ज़्यादा होगी, आइंस एक दूसरे से ज़्यादा फासले पे होंगे, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनमें रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कम होगी, यानी वो आयनाइज फॉर्म में ही ज़्यादा स्टे करेंगे। तो जितनी डाइल्यूशन ज़्यादा होगी तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी क्या होगी, डिसोसिएशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में आइंस आयनिक फॉर्म में ज़्यादा स्टे करते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में आइंस जो है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टे करते हैं, ये आपने समझना है। टेम्परेचर, वी नो दैट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, लो टेम्परेचर पे कम डिजोल्व हो रहा है तो ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा डिजोल्व होगा। तो दिस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। आखिरी पास्टुलेट है इसका, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन है तो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी। 2 फैक्टर्स है, द नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब जितने आइंस ज़्यादा होंगे, व्हाट इज कंडक्टिविटी, इट इज़ फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होंगे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, यहाँ पे क्या होंगे, चार्जेस होंगी, ठीक है। तो जितनी चार्जेस ज़्यादा होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस ज़्यादा होंगे, वो कब ज़्यादा होंगे, जब नंबर ऑफ आइंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइंस जितने ज़्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ आइंस, अब स्पीड ऑफ आइंस कंडक्टिविटी क्या है कि आपके पास आइन है और हम करंट पास करेंगे, करंट पास करने से आइन मूव करेगा, मूव करके कहाँ जाएगा, या कैथोड पे एनोड पे, वहाँ जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जितना जल्दी वो अपने इलेक्ट्रोड पे जाएगा उतनी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड ऑफ आइंस पे। तो जितनी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी आइन की, उतना जल्दी वो जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, और जितना जल्दी होगा तो उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि आपको टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो डिसोसिएशन भी बढ़ेगी और दूसरा स्पीड ऑफ आइंस भी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर जो है वो 3 तरीक़ों से इफेक्ट करेगा। एक तो टेम्परेचर बढ़ाने से आयनाइजेशन बढ़ेगी और स्पीड ऑफ आइंस बढ़ेगी। तीसरा
डिग्री ऑफ डायल्यूशन भी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आइंस जो है दूर चले जाएंगे, जब वो दूर चले जाएंगे तो कंसंट्रेशन कम और डायल्यूशन ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ आइन बढ़ी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ी और कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो होगी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हम जो है क्या करेंगे, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल यूनिट्स जिसमें आपकी वेट बाय वेट परसेंटेज है, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, या वॉल्यूम बाय वेट है, या उसके बाद पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, और मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, नॉर्मल कंसंट्रेशन, ये सारी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो वो मेरा अगला लेक्चर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।